हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में oogenesis की प्रोसेस। ठीक है, अब आज हम देखेंगे फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल या जिसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल या इसे हम क्या बोल रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो देखिए, जितने भी मैमल्स होते हैं यानी प्राइमेट्स जो होते हैं, उनमें जो एंडोमेट्रियम होता है यानी एपिथेलियम ऑफ द यूट्रस, वो कुछ उसमें रिदमिक साइकिल्स होते हैं अलॉन्ग विथ ओव्यूलेटरी एंड ओस्ट्रस साइकिल। और जो ह्यूमन फीमेल है उनमें पीरियोडिक स्लफिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी इज़ नोन एज menstruation. In human female, periodic sloughing of the lining of the uterus in the absence of pregnancy is known as menstruation. यानी देखिए, ओवम तो हर महीने क्या होगा, रिलीज़ होता है ओवरी से, लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं होती यानी फर्टिलाइजेशन उसका नहीं होगा तो जो चेंजेस आते हैं यूट्रस की लाइनिंग में, और उसे हम क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन। और ये है मेंस्ट्रुएशन जो है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमेट्स। ये प्राइमेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरे मैमल्स में ये नहीं होगा, केवल किन में होता है, प्राइमेट्स में। ठीक है, तो और ये जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर, और इसे हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी का आना। और कब तक ये चलता है, इट कंटिन्यू टिल 45 से 46 ईयर की एज तक। और जब ये बंद होता है, ख़त्म होता है, तो उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। और जब स्टार्ट होता है 13-14 में, तो उसे हम कहते हैं मेनार्ची। ठीक है, और प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, क्योंकि उस समय एक जो है वो क्या हो चुका है, वो फर्टिलाइज्ड हो चुका है। तो ये हम इसमें देखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुएशन इज द टर्म ड्यू टू द पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, tissue fluid and mucus from the reproductive organ of sexually mature female. ठीक है, टिश्यूज़ के साथ ब्लड का आना, म्यूकस का आना, ये क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुएशन। और ये होता है फ्लो जो है 3 to 4 days ईच मंथ, हर महीने में। और ये किससे होता है, सडन रिडक्शन इन द हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इनके लेवल में क्या आ जाता है, कमी आ जाती है, और उसके कारण ये होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिंस कब है, ये पहले बताया, एज ऑफ प्यूबर्टी यानी 13 से 14 ईयर की एज में, और इसे हम कहते हैं मेनार्ची। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है प्रिपेयर करती है अपने आप को इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, यानी फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांटेशन के लिए। लेकिन जब इम्प्लांटेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये जो लाइनिंग है ये शेड हो जाती है बॉडी से, यानी टूट जाती है, और ब्लड के साथ, टिश्यूज़ के साथ जो है ये बॉडी से बाहर आएगा। फिर ये देखिए, इसका जो टाइम है वो क्या है, 28 डेज़ का है। वन ओवम इज़ रिलीज्ड इन द मिडिल, यूजुअली 14th डे ऑफ ईच मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब जब आपका एक पीरियड ख़त्म होता है, मेंस्ट्रुअल ख़त्म होता है, उसके 14th डे पे एक ओवम जो है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू जो है ये चलता रहता है। इसमें 3 फेजेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कितनी फेजेस दी हैं आपको, 4 फेजेस होती हैं। फर्स्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्लीडिंग पीरियड। इट स्टार्ट्स ऑन 28th डे ऑफ द साइकिल, यानी 28th डे जब होता है साइकिल का, तभी स्टार्ट होती है और चलती है 4 से 6 दिन, यानी ब्लीडिंग पीरियड। जब ब्लीडिंग होगा उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इन दिस फेज द सॉफ्ट एपिथेलियम टिश्यू, यानी जो मायोमेट्रियम होता है, और यूटेराइन एपिथेलियल ग्लैंड एंड कनेक्टिव टिश्यू एंडोमेट्रियम जो होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। किसके कारण, ड्यू टू द लेक ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है उसकी कमी हो जाती है, उसके कारण ये टिश्यूज़ जो है वो टूट जाते हैं। एज अ रिजल्ट ब्लीडिंग ऑकर्स। ठीक है, ब्लीडिंग होती है। दिस मंथली फ्लो ऑफ द ब्लड इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन।
और इसी के साथ जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो भी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये जो पहला फेज़ है वो क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज़। क्लियर है ये? कब होगा ये, 28th डे ऑफ द साइकिल और 4 से 6 दिनों तक रहेगा। जो सॉफ्ट एपिथेलियल टिश्यू होते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण, और इसी के कारण ब्लीडिंग होती है, और इसी के साथ साथ अनफर्टिलाइज्ड जो एग है वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा जो है वो है फॉलिकुलर फेज़, या फिर इसे कहते हैं पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज़। ये स्टार्ट होता है 6 से 14 दिन तक, यानी 6th डे से 13 से 14 डेज तक ये चलेगा, 6 से 14 दिन तक। ये क्या है, इट इज़ द पीरियड बिटवीन एंड ऑफ मेंसेस एंड ओव्यूलेशन, यानी मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होने और ओव्यूलेशन अगला होने के बीच का पीरियड है ये। और इसमें देखिए बॉडी में क्या क्या चेंज आते हैं, ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल इन द ओवरी, यानी ग्रोथ होगी और मैचुरेशन होगा ग्रेफियन फॉलिकल का ओवरी में। रीजनरेशन ऑफ ब्रोकन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूटेराइन वॉल एंड रिपेयर ऑफ डैमेज ब्लड वेसल्स बाय प्रोलिफरेशन ऑफ टिश्यूज़, मतलब जो यूटेराइन की जो दीवार थी यूट्रस की जो टूट चुकी थी म्यूकस मेम्ब्रेन, उसका रीजनरेशन होता है, और डैमेज ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी क्या होंगी, रिपेयर होंगी। देन रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम एंड इट्स यूटेराइन ग्लैंड, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो और यूटेराइन ग्लैंड वो भी क्या होंगी, रिपेयर होंगी इस फेज़ में, पोस्ट मेंस्ट्रुएशन, या फिर क्या कहते हैं इसे, फॉलिकुलर फेज़। ये सारे जो चेंजेस है वो किसके कारण हो रहे हैं, बाय एस्ट्रोजन सीक्रेटेड बाय ओवरी एंड फॉलिकल सेल्स ऑफ मैच्योरिंग ग्रेफियन फॉलिकल, यानी एस्ट्रोजन के कारण ये सारे चेंज होते हैं। और ये जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो रेगुलेट किससे होता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके कारण। अब इस फेज़ में जो एंड्रोजन का लेवल है, एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो मैक्सिमम रहता है, और उसी के कारण एंडोमेट्रियम की सेल्स जो है वो रिपेयर होंगी। जब ये फेज़ ख़त्म होता है तो एंडोमेट्रियम जो है वो 2 से 3 मिलीमीटर थिक हो जाती है, और ग्लैंड्स जो है एंडोमेट्रियल ग्लैंड वो एलोंगेट हो जाएंगी, कॉइल्ड हो जाती हैं, और कॉर्क स्क्रू शेप की हो जाती हैं। फिर पूरा जो यूटेराइन वॉल का आर्टरीज़ का जो सप्लाई है वो भी लॉन्ग हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा, और एपिथेलियम ऑफ फैलोपियन ट्यूब गेट थिकन एंड इट्स सीलिया एंड देयर मूवमेंट इंक्रीजेस, फैलोपियन ट्यूब का जो मूवमेंट है सीलिया का वो बढ़ जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल इंक्रीजेस, यूटेराइन की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी यहाँ पर बढ़ जाएगा फॉलिकुलर फेज़ में। फिर तीसरा जो फेज़ है वो क्या है, ओव्यूलेटरी फेज़ या ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज़ या ओव्यूलेशन। यहाँ पर नो रिमार्केबल चेंजेस आर रिपोर्टेड इन द एंडोमेट्रियम, यानी एंडोमेट्रियम तो पहले ही रिपेयर हो चुकी है तो उसमें कोई यहाँ चेंज दिखाई नहीं देता है। इस फेज़ में जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है वो रप्चर होता है, और ओवम जो है वो रिलीज्ड होता है, ओवम रिलीज्ड इनटू द बॉडी कैविटी, ठीक है। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर्स एंड ओवम इज रिलीज इनटू बॉडी कैविटी, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, और इसे हम कह रहे हैं ओव्यूलेटरी फेज़। ये कब होगा, ऑकर्स ऑन 14th डे, यानी 14वें दिन, 14th डे पे ये होगा। फिर उसके बाद फाइनल मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल एंड ओव्यूलेशन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब किसके अंडर में हो रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंडर में ये सब हो रहा है। अब इस समय जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली हाई रहता है, एंड कब तक रहेगा ये, रिमेन हाई अंटिल द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी जब तक नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट नहीं होता। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ओव्यूलेशन। फिर उसके बाद लास्ट क्या है, ल्यूटियल फेज़, या इसे कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ या प्री मेंस्ट्रुअल फेज़। 3 नाम है इसके, पोस्ट ओव्यूलेटरी, ओव्यूलेशन के बाद हो रहा है इसलिए पोस्ट ओव्यूलेटरी, मेंस्ट्रुएशन के पहले हो रहा है इसलिए प्री मेंस्ट्रुअल, या फिर ल्यूटियल फेज़। ये होता है 15 से 28 दिन तक, फ्रॉम 15 to 28 डेज, मतलब ओव्यूलेशन और ऑनसेट ऑफ मेंसेस इनके बीच का पीरियड है ये। तो इसमें क्या होगा, इट मार्क्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल
इस फेज़ में क्या होगा, जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, ये बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में रिलीज होते हैं बाय द कार्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का जो सिक्रीशन है वो क्या होगा, हाई हो जाएगा, और इसके कारण यहाँ पर जो चेंजेस है आगे देखिए क्या होगा। अब यदि ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो डिजनरेट हो जाती है, और उसे हम कहते हैं, एक वाइट मास बना लेती है जिसे हम कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस। और इसके कारण जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है ब्लड में वो लो डाउन हो जाता है, बहुत लोअर हो जाएगा ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। और इसके कारण क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन फर्दर प्रिपेयर द यूटेरस फॉर एंटिसिपेटेड प्रेगनेंसी। फिर जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस कितनी है, 4 to 6 mm। यूटेराइन ग्लैंड की लेंथ बढ़ जाती है, यहाँ पर डायमीटर बढ़ जाता है। और उसके बाद क्या होगा, दिस बिगिन टू सिक्रेट अ फ्लूइड इन द यूटेरस फॉर नरिशिंग द डिवाइडिंग एग। यहाँ पर यूटेराइन वॉल से सिक्रेशन बढ़ जाएगा एग को नरिशमेंट देने के लिए। अब प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या करता है, इस समय पे फॉलिकुलर मैचुरेशन को इनहिबिट करता है, मतलब रोकेगा। तो ये जो पूरा पर्पस है ये क्या क्यों हो रहा है, पूरा न्यूट्रिशन देने के लिए, प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन और फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम के। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही है, तो क्या होगा फिर, अगला मेंस्ट्रुअल फेज, यानी जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर से ये सारी जो दीवारें हैं वो टूट जाएंगी, और एंडोमेट्रियम जो है, मायोमेट्रियम जो है वो फिर से रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, और ब्लड के साथ जो है बाहर आएगा। तो यानी फिर से ये जो है ये फर्स्ट वाली फेज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे ये जो साइकिल है ये पूरा का पूरा क्या है, चलता रहता है। समझ में आया ये पूरा? ये देखिए ये पूरा इसका उससे समझाया है आपको यहाँ पर कि कैसे होगा। देखिए फर्स्ट यानी पूरा यह हार्मोनल और ये सब समझाया है कि कैसे होता है पूरा डे टू डे। ये फर्स्ट से लेकर 28 डेज तक का आपको यहाँ पर दिया हुआ है पूरा हार्मोन लेवल और ये सब। ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पर कम था, यहाँ बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। कौन से वाले फेज़ में, ल्यूटियल फेज़ में। और ये एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर ज़्यादा था, फिर यहाँ पर फिर से ज़्यादा हुआ। तो ऐसे ये पूरा चलेगा, और इसी के कारण जो है ये देखिए ये पूरा यूट्राइन वॉल में जो है चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पर दिया है। इसका अलग से भी डायग्राम में भेज दूँगी पिक्चर इसका, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर देखिए ये एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो रही है ना, ये वेन्स की भी पूरी ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है फिर से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये फिर से डिजनरेट हो जाएगी। तो ऐसे ही चलता है। यहाँ पर ये फॉलिकल जो है ऐसे मैच्योरेशन की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे ये मैच्योर होता है। यहाँ पर ओव्यूलेशन हो गया, ये जो है ओवम बाहर आता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर, और ये कार्पस ल्यूटियम जो है क्या हो रही है, ये डेवलप्ड हो रही है यहाँ पर। तो ऐसे ये पूरी प्रोसेस जो है वो चलती है। ये देखिए अब पहला ये मेंस्ट्रुअल फेज, जैसे हमने क्या बोला, ब्लीडिंग पीरियड, ये हम पढ़ ही चुके हैं कि कब होता है, 3 से 5 दिन तक। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड ब्लड वेसल्स, और साथ ही साथ मायोमेट्रियम की लेयर भी यहाँ पर ब्रेक डाउन होती है। कब होगा ये, जब ओवम रिलीज होगा और फर्टिलाइजेशन। कब होगा ये, जब ओवम रिलीज होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, और यदि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है इसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो गया है और प्रेगनेंसी की स्टेज आ गई है। फिर ये फॉलिकुलर फेज है, देखिए कब होता है ये, 6th से 14th डे, मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज।
क्या होगा यहाँ पे, जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो मैच्योर होगा, एंडोमेट्रियम रीजनरेट होगा पूरी तरीके से, एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ जाता है और ये क्या करते हैं, फॉलिकल डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी, यानी पीक पे रहेगा यहाँ एलएच और एफएसएच इसके मिडिल वाले पीरियड में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। फिर उसके बाद जो है ये है ल्यूटियल फेज़ या सिक्रेटरी फेज़। ओव्यूलेशन के बाद ये वाला फेज़ आता है। ग्रेफिन फॉलिकल जो है वो कार्पस, देखिए रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में और इसके कारण प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो ज़रूरी है किसके लिए, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। और यदि प्रेगनेंसी होगा तो ये शेड आउट नहीं होती है। और यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम भी क्या होगी, और ज़्यादा ग्रो होगी और प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, स्टॉप नहीं होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो बॉडी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कार्पस एल्बिकन्स। फिर प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा और ये कार्पस ल्यूटियम जो है कन्वर्ट हो जाएगी कार्पस एल्बिकन्स में। तो और इसी के कारण जो इसका लेवल डिक्रीज़ होता है प्रोजेस्टेरोन का, उसके कारण क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन। ये 50 ईयर की एज तक चलता है। 45 से 50 के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाता है और इससे हम कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है। और ये देखिए जब कंटिन्यू जब तक चल रहा है तो इसका मतलब जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज़ आपका चल रहा है और जैसे ही मेनोपॉज आता है तो इसका मतलब है कि जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। ये देखिए पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले ये क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज़, जो कि फर्स्ट से, ये देखिए फर्स्ट डे से 4th डे तक चल रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, फॉलिकुलर फेज़, है ना, कब से लेकर कब तक, 14th डे तक। मतलब ये यहाँ से लेकर 4th से लेकर 14th डे तक। अब फॉलिकुलर फेज़ में पूरा रोल किसका है, एफएसएच। एफएसएच के कारण एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है उनके लेवल बढ़ेंगे। फिर उसके बाद होता है ओव्यूलेशन। ये कब हो रहा है, 14th डे। और यहाँ पर ये किसके कारण हो रहा है, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण। और फिर उसके बाद क्या आ रहा है, ल्यूटियल फेज़, यानी कार्पस ल्यूटियम पूरी बन रही है। ये कब हो रहा है, 14th से 28 डेज़ के बीच में। यानी पूरा वो अपने आप को प्रिपेयर करती है इम्प्लांटेशन के लिए यदि फर्टिलाइजेशन होगा तो। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल हो गया है कम और कार्पस ल्यूटियम क्या हो गई है, डीजनरेट, और उसके कारण फिर से क्या आ गया है, मेंस्ट्रुएशन फेज। तो ऐसे ये जो पूरा साइकिल है 28 दिन का, ये कंटिन्यू जो है वो चलता रहता है। अब देखिए हार्मोनल कंट्रोल, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ साइक्लिक चेंजेस इन यूटरस एंड ओवरीज। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यदि कोई नॉन प्रेग्नेंट वूमन है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो जो साइक्लिक चेंज है ओवरी और यूटरस में वो कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। और इन दोनों का जो सिक्रीशन है ओवरी से वो किसके कंट्रोल में है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए इसमें क्या है, इन मेंस्ट्रुअल फेज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फॉल कंसिडर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ही डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। और इसके कारण ये क्या कर रहा है, दिस स्टिमुलेट एडिनो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी टू सिक्रेट एफएसएच एंड एलएच। फिर जब प्री मेंस्ट्रुअल फेज आ रहा है तो इस समय एफएसएच का जो बढ़ा हुआ लेवल है वो क्या करता है, स्टिमुलेट वन और मोर प्राइमरी फॉलिकल्स टू स्टार्ट ग्रोइंग, वो अपनी ग्रो करने लगते हैं और उसके कारण एस्ट्रोजन जो है वो सिक्रेट होने लगेगा।
और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो धीरे धीरे ब्लड में बढ़ता जाता है। और जब पीक आता है, यानी पीक ऑफ द 12th डे, जब 12th डे होता है साइकिल का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन सर्ज रिड्यूस एफएसएच सिक्रीशन एंड इन टर्न दिस इंट्रोड्यूस एलएच सर्ज विद इन 12 आवर्स। यानी 13th डे पे एलएच लेवल जो है ब्लड में वो पीक पे होता है। ठीक है। और ये जो एफएसएच और एलएच है वो क्या कैसे काम करते हैं, एज अ सिनर्जिस्ट। फिर एलएच जो है उसके कारण ओव्यूलेशन होगा और कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। तो एलएच को इसीलिए कहा जाता है ओव्यूलेटिंग हार्मोन। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलएच को क्या कहा जाता है, ओव्यूलेटिंग हार्मोन। फिर जब पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ आता है, यानी 15th डे के बाद, तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट होगा और ब्लड लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन राइजेस रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़े। और फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और धीरे धीरे कम होता है मेंस्ट्रुएशन के 3 दिन पहले। और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी इस समय क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। और ये जो लो लेवल है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के, ये फिर से स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच को पिट्यूटरी से। और ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट ओवेरियन साइकिल के लिए ये हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं। ये देखिए फिर से नया साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, जो कार्पस ल्यूटियम है वो परसिस्ट रहेगी, यानी जो कार्पस ल्यूटियम बनी हुई है वो एज इट इज़ रहेगी और उससे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा प्रेगनेंसी में। और फॉल इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्यूरिंग अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में लीड टू एबॉर्शन। यदि कम होता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो एबॉर्शन भी हो सकता है। और फर्टिलाइज्ड एग जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और फैलोपियन ट्यूब से नीचे आकर वो यूटरस में क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या बनेगा, इस एग से जाइगोट, और उसके बाद बनता है एम्ब्रियो, और फिर उसमें होता है एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये जो ब्रांच है बायोलॉजी की, जो पूरा ये चेंजेस और स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी जो है पूरा, हम उसको क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं जिस ब्रांच में, उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो ऐसे ये पूरा साइकिल आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि कैसे चलता है रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल में, ह्यूमन में। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये सारे फेजेस आपको याद रखने हैं, जो चारों फेजेस है ना, ये चारों फेजेस, और इनके दौरान क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आते हैं। तो ये जो डायग्राम है इससे आप पूरा याद रख सकते हो आराम से कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें पूरा हार्मोन्स का भी है लिखा हुआ, और सारे जो चेंजेस हैं वो भी प्रॉपर दिए हुए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।